गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस चैप्टर के दूसरे पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने ये देखा कि इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं और इस इंस्टीट्यूशंस के एग्जाम्पल को समझने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया जो कि आपकी बुक में भी दिया गया है, रिजर्वेशन सिस्टम का फॉर द SEBC, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास, जिसको हम OBC भी कहते हैं। वहाँ पे हमने देखा कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, किस तरह से वो इन्वॉल्व था, किस तरह से उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो हमने इन तीनों इंस्टीट्यूशंस, लेजिस्लेटिव जो रूल बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी जो किसी प्रॉब्लम के आने पर उसको फाइनल डिसीजन देता है, इसके कामों को देखा है। अब हम देखेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। तो सबसे पहले ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस मींस पॉलिटिकल पार्टीज, वो सारी राजनीतिक पार्टियां जिसको आप जानते हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं, गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं। तो इनकी ज़रूरत क्यों है? व्हाट इज़ द नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस? तो ये करते क्या हैं? सबसे पहले इंश्योरिंग द सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स, जो भी पर हम सिटीजन्स हैं, कॉमन पीपल है, कंट्री में रह रहा है, उसकी सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं। प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ लाइक एजुकेशन, हेल्थ एट्सेट्रा। उसके साथ साथ वो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्लान, ऐसे वर्क करते हैं जो जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके, हेल्थ, सैनिटेशन, सफाई, एजुकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट वर्क हैं, उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, उसको चलाते हैं प्रॉपर रूप से, प्लानिंग करके उसका संचालन करते हैं, और फार्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द पॉलिसीज़ और अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंट्री, सोसाइटी, स्टेट्स। ये जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट फॉर्म किया है, जो सरकार चला रही है, जो राजनीतिक दल, वो ऐसे प्लान, ऐसे पॉलिसीज़, ऐसे नए रूल्स एंड रेगुलेशन लेके आती हैं जिसकी नीड है, जिसकी आवश्यकता है कंट्री को प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, रूलिंग के लिए, उसको चलाने के लिए और ग्रोथ के लिए। तो ये था कि हमें पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की आवश्यकता क्यों होती है। अब हम वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ये जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ कंट्री है, गवर्नमेंट है, इसमें जो इंस्टीट्यूशंस में पहला जो है, जो कि पार्लियामेंट है, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे और देखेंगे कि ये क्या है, इसके क्या फीचर्स हैं। तो जो हमारा फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है, जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है, जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्मुलेट कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन कंट्री के लिए बना रही है, जो नीड है, रिक्वायरमेंट है, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाना, ओल्ड हैं अगर तो उसको अमेंडमेंट कर देना, संशोधन करना या ख़त्म करना, उन रूल्स को, नए कानून को बनाना और उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जीक्यूटिव्स के पास भेजना। तो जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी है वो हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट इज़ वर्किंग एज ए सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी, मीन्स ये वो जगह है जहाँ पे नए रूल्स एंड रेगुलेशन, पॉलिसीज़ के बारे में डिस्कस होगा और उसका फॉर्मुलेशन एंड फॉर्मेशन होगा। सो व्हाई डू वी नीड ए पार्लियामेंट? हमें पार्लियामेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी? तो पार्लियामेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जिसे हम संसद भवन भी कहते हैं, संसद कहते हैं, इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग, चेंजिंग और एबोलिशिंग लॉज, किसी भी नए कानून को बनाने के लिए, उसको परिवर्तित, अमेंडमेंट, संशोधित करने के लिए, या फिर अगर वो अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो चुका है, तो उसको एबॉलिश करने, पूरी तरह से समाप्त करने के लिए हमें एक इंस्टीट्यूशंस, एक संस्थान की ज़रूरत है। इसलिए हमें पार्लियामेंट की ज़रूरत है। दूसरा है डायरेक्ट एंड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट। ये जो पार्लियामेंट है, ये गवर्नमेंट पे सीधा और पूरी तरह से नियंत्रण रखती है। कैसे? गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़, क्या रूल रेगुलेशन बनाने जा रही है, गवर्नमेंट फ्यूचर में क्या प्लान है उसके, उसमें कितने पैसे खर्च होने वाले हैं, क्या बजट है, उस प्लान या प्रोग्राम से किसको कितना फ़ायदा होगा,
ये सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट कर रही है या अपने मनमाने तरीके से काम कर रही है, इन सब पे कंट्रोल करता है ये पार्लियामेंट हाउस। क्योंकि आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट मेंबर्स हमेशा क्वेश्चन पूछते रहते हैं, दे ऑलवेज आस्क द क्वेश्चन टू द डिफरेंट पर्सन हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये एक डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है गवर्नमेंट पे और गवर्नमेंट के वर्किंग पे भी। थर्ड है कंट्रोल एंड मैनेज मनी विद द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो भी बजट है, कंट्री का जो भी संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, मनी है, उसको गवर्नमेंट किस तरह से खर्च करने जा रही है, क्या उसके प्लान है, क्या उसके बेनिफिट हैं कॉमन मैन के लिए। तो पार्लियामेंट उन सारे मनी रिलेटेड इश्यूज को, प्लान्स को, प्रोग्राम्स को कंट्रोल भी करती है, मैनेज भी करती है, जिससे कि वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके और मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट मिल सके। और लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिबेट, डिस्कशन एंड डिलिब्रेशन। ये पार्लियामेंट हाउस ही वो जगह है जहाँ पे किसी भी इशू, किसी भी नए प्लान, प्रोग्राम, लॉ, मुद्दे के बारे में एक डिस्कशन होता है, डिबेट होती है। सब हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो भी पार्लियामेंट का मेंबर है अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, अपनी बातें बोल सकता है, उसके बाद ही फाइनल डिसीजन होता है। तो ये एक प्लेस है फॉर द डिस्कशन एंड डिबेट ऑन अ डिफरेंट इशू व्हाट्स एवर रिलेटेड विद द कंट्री एंड पीपल हु आर लिविंग इन दिस नेशन। तो इसलिए भी हमें पार्लियामेंट हाउस की ज़रूरत पड़ती है। नाउ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। हमारी कंट्री में जो पार्लियामेंट है उसके दो हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। तो सबसे पहले लोकसभा देख लेते हैं। लोकसभा, इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं। इसके रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, इसके जो मेंबर हैं, वो 5 सालों के लिए इलेक्ट होते हैं और डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। यानी कि इनका इलेक्शन होगा और जो भी सिटीजन हैं कंट्री के, जो एलिजिबल हैं वोटिंग के लिए, वो वोट देते हैं और वोट देके इनको इलेक्ट करते हैं, जिसे हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज कहते हैं। और ये इलेक्ट होने के बाद उसके मेंबर बन जाते हैं 5 सालों के लिए और अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी हैं उसको फुलफिल करते हैं। लोकसभा, जिसे लोअर हाउस भी कहते हैं, ये 5 सालों के बाद ये मेंबर चेंज हो जाते हैं और फिर से एक डायरेक्ट इलेक्शन होगा और ये फिर से चुने जाएंगे। इनके टोटल मेंबर्स जो हैं 545 हैं। दूसरा जो हाउस है इसे अपर हाउस कहते हैं। ये राज्यसभा है। राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसे स्टेट लेजिस्लेटिव भी कहते हैं। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड फ्रॉम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबलीज फॉर 2 years, और ये 2 साल के लिए सेलेक्ट होते हैं। और इसके टोटल सदस्यों की संख्या 245 है। तो 2 सालों के बाद ये मेंबर चेंज होते हैं। तो जो यूनियन टेरिटरीज और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अदर स्टेट्स की, उसके जो मेंबर हैं वो इसको, ये राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट कर रहे हैं और 2 सालों के लिए वो वहाँ पे भेज रहे हैं, इसीलिए इन्हें स्टेट असेंबली भी कहते हैं। अब कौन दोनों में ज़्यादा पावरफुल है, यानी कि अपर हाउस और लोअर हाउस में पावरफुल कौन ज़्यादा है? तो आप देख सकते हैं कि किसी भी बिल को पास होने में, लॉ को बनने में जब वोटिंग होती है तो जॉइंट सेशन होता है, तो ज़्यादातर मेंबर लोकसभा के हैं, इसलिए ये ज़्यादा पावरफुल है। दूसरी बात, मनी रिलेटेड सारे इश्यूज, सारे डिसीजंस लोकसभा लेता है, तो इसलिए भी लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। और प्रधानमंत्री और ज़्यादातर कैबिनेट के मिनिस्टर्स लोकसभा के मेंबर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लोकसभा, जिसे हम लोअर हाउस कर रहे हैं, इट इज़ मोर पावरफुल देन द राज्यसभा, दैट इज़ अपर हाउस।